हम्म बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया स्विफ्ट में। मैं हूं आपका एसडीएम सर, जो आज आपको पढ़ाएंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर और कक्षा 11वीं का मूल्यह्रास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन नाम का आप एक चैप्टर देखेंगे, जहां पर कक्षा 11वीं में मूल्यह्रास करके लिखा रहता है। यही है मूल्यह्रास, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। और कॉलेज के बच्चे ज्यादातर इसको डिप्रिसिएशन से प्रोनाउंस करते हैं। डिप्रिसिएशन में बहुत सारे मेथड हैं, बहुत ही ज्यादा, लेकिन उसमें से कोई 2 से 3 टॉपिक आपको सीखना होता है क्लास 11th में, और 4 5 6 7 8 जितने भी बड़े बड़े टॉपिक हैं सब आपको सीखने फर्स्ट ईयर में। तो ये वीडियो उन दोनों प्रकार के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कक्षा 11वीं में है और जिन्होंने बीकॉम फर्स्ट ईयर में कॉमर्स या बीकॉम में इंटर कर लिया है। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं। दोनों प्रकार के बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि मूल्यह्रास में छोटी सी चूक होने पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाएंगे। क्योंकि जो 2 पद्धति है ना, स्थायी और घटती, सभी में मशीन खरीदी जाएगी, सभी में मशीन बेची जाती है, लेकिन लाभांश निकालने का तरीका दोनों का बहुत अलग रहता है। हरास लिखने का तरीका दोनों का बहुत अलग रहता है। दर वही रहेगा, हरास की राशि वही रहेगी, संपत्ति वही रहेगा, लेकिन बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। आगे आप इसमें टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो आप चेंज मेथड देखेंगे। ह्रास की दर में परिवर्तन हो जाती है, कुछ समय तक स्थायी लगती रहती है, फिर कुछ समय के बाद घटती लगने जाती है। तो घटती या क्रमागत ह्रास जब लगे तो किन नियमों को ध्यान में रखना है, क्या क्या कैसे होता है, सबको जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। सबसे पहले मैंने मूल्यह्रास पर एक नहीं 10 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर दिए। कुछ कक्षा 11वीं में मिलेगा, कुछ बीकॉम फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मिलेगा। एक बार जाकर के उन सभी वीडियो को देख लेना, बहुत सारे डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आज हम डिटेल से इस सीरीज को आगे स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर हम स्थायी, घटती, क्रमागत ह्रास, ह्रास की दर में परिवर्तन, ह्रास खाते, ह्रास कोष खाते, बीमा पॉलिसी पद्धति, सबको जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का इंडिया स्विफ्ट में। सबसे पहले आप जान लो क्रमागत और स्थायी होती क्या है। मूल्यह्रास, जिसको आप डिप्रिसिएशन कहेंगे, ठीक, मूल्यह्रास, ठीक है। इसमें जो अकाउंट होता है वो मशीन अकाउंट बनता है, ठीक है, मशीन के खाते बनते हैं। आप जब ह्रास कोष में जाएंगे तो संपत्ति के खाते बनेंगे, ह्रास कोष के खाते बनेंगे, अलग अलग बनते हैं। मूल्यह्रास का बेसिक अर्थ है, मूल्यह्रास 2 शब्दों के मेल से बना है, मूल्य धन ह्रास। मूल्य का अर्थ होता है सामान्य सा पैसा, रुपया, धन, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, जिसे पाने के लिए हम कुछ काम करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। ह्रास क्या होता है? ह्रास लगातार किसी चीज में कमी आए, किसी भी कारण से, वो उसकी कमी ह्रास को दर्शाती है। तो लगातार प्रयोग करने से, लगातार किसी चीज का उपयोग करने से उसमें जो कमी आने लगे वो कमी ह्रास कहलाती है। तो मूल्यह्रास का मतलब हुआ मूल्य में कमी। अब देखिए ह्रास को और अच्छे से समझिए। अगर आप एक नई मशीन लेते हैं जिसमें आप कपड़ा बना रहे हैं या कुछ धागे सिलाई कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वो नई मशीन शुरुआत में बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन एक समय के बाद धीरे 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 उसमें कमी आने लगती है। इसी कमी को आप ह्रास कहते हैं। आप अपने मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए। नया नया फोन जब आप लेते हैं, शुरुआत के 1 महीने आपको बहुत अच्छे लगेंगे, दूसरे महीने से आपको थोड़ा बहुत समस्या आने लगेगा, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल भर बाद आपको ढेरों प्रॉब्लम मिलने लगेंगे, समस्याओं का आप सामना करेंगे। अटकना, हैंग करना, स्लो होना इत्यादि चीजें आपको धीरे धीरे मिलने लगती है। फिर चाहे आपके पास 5G फोन का 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर क्यों ना हो, कैमरे में अटकना इत्यादि ये सब चीजें आपको दिखने लगेगी। तो हमने ये देखा, हमने जब उसको प्रयोग करना शुरू किया, शुरुआत में बहुत अच्छा था, लेकिन लगातार प्रयोग किया तो उसमें एक निश्चित दर से, एक निश्चित मात्रा में कमी दिखाई दी। यही कमी ना ह्रास होती है। अब मूल्य ह्रास मतलब मूल्य में कमी कैसे? देखो, ये जान लो कि जब किसी संपत्ति का आप लगातार प्रयोग करें या ना करें, समय व्यतीत होना या लगातार प्रयोग करना, जिसके कारण उसके मूल्य में कमी आ जाए, उसके मूल्य में गिरावट आ जाए, इसी गिरावट को आप मूल्य ह्रास बोलते हैं। आप देखेंगे आपने नया फोन अगर 50,000 में लिया, ठीक, आप उसको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद या 1 हफ्ते बाद भी बेचेंगे, तो 50 का लिए हुए सामान को आप 50,000 में नहीं बेच सकते, उसको कोई नहीं लेगा। मार्केट में खुद जो कंपनी है वो उसको आधे या 25% कट करके लेती है, 30 से 25% कट करके। तो हम ये समझ सकते हैं, हमने नया फोन लिया, हम उसको उपयोग करें चाहे ना उपयोग करें, डब्बे में पड़ा हो, और हम उसको ठीक 1 साल बाद अगर बेचना चाहें, वो उस रेट पे नहीं बिकेगा।
तो एक होता है समय व्यतीत होने के कारण मूल्य में कमी, एक होता है लगातार प्रयोग कर लिया, भाई साल भर आपने उसको यूज कर लिया, साल भर बाद आप उसको बेचेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ समस्या होगा, समस्या हो चाहे ना हो, अगर आप उसको बेचते हैं तो 10 से 20 हजार तो उसमें कम करके देना ही पड़ेगा। तो हम ये समझ गए मूल्य में कमी दो कारण से आती है, एक तो समय व्यतीत होने से, एक लगातार प्रयोग करने से। ये तो हो गया मूल्यह्रास की परिभाषा। बहुत सारे अकाउंट के लिखने वाले अर्थशास्त्री, लेखा शास्त्री ने बहुत सारी परिभाषा दी है। आप उन परिभाषा को पढ़ के डिटेल से मूल्यह्रास को और अच्छे से जान सकते हैं, पर एक बेसिक परिभाषा जो पता होनी चाहिए ना आज से, वो मैंने आपको बता दिया। अब मूल्यह्रास की दो पद्धति होती है मुख्य रूप से, एक होता है स्थायी किस्त पद्धति, एक होता है घटती किस्त पद्धति। दो ही प्रकार की पद्धति होती है, दोनों को याद रखना मुख्य रूप से। स्थायी घटती, कक्षा 11वीं के बच्चों को केवल यही दोनों बहुत ध्यान से सीखना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। बीकॉम फर्स्ट ईयर में इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनके आगे के जो टॉपिक है जिसमें ज्यादातर खाते बने जाते हैं वो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा, ये भी आ सकता है। पहले टारगेट ये होता था बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे खाते बने वो आपको दिए जाएं, पर 2020 के बाद 2021 के बाद चीजें बहुत सरल हो चुकी हैं, नंबर भी कम कर दिया गया, क्वेश्चन भी आपको बहुत सरल करके दिया जाता है। बड़े से क्वेश्चन 15 नंबर में ना दे करके छोटे छोटे 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है। आप सेकेंड ईयर का 2 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आप फर्स्ट ईयर का देखिए, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें नंबर्स काफी कम हो चुके हैं, क्वेश्चन के डिमांड जो पहले बहुत बड़े थे वो भी काफी कम हो चुके हैं। तो सरल सरल इजी इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो इस स्थायी किस पद्धति और घटती किस पद्धति, दोनों को ध्यान देना किस तरह से बनाना है। ठीक, दोनों प्रकार के बच्चों को प्रॉपर समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने दोनों मेथड का नाम लिख लिया है। क्रम स्थायी किस पद्धति को आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहेंगे, या फिक्स मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, फिक्स से याद रखिए, स्थायी किस पद्धति है। और घटती किस पद्धति को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आप कहेंगे। तो इंग्लिश मीडियम के छात्रों, आप देखोगे आपकी बुक में जहां पर ये वाला वर्ड दिखाई दे वो घटती किस पद्धति है, जहां पर ये वाला वर्ड दिखाई दे वो आपका स्थायी किस पद्धति है। ठीक है, अब देखो समझना बहुत आसान है, दोनों को बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल। ह्रास की दर बिल्कुल समान होती है दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन में। मशीनें भी सेम डेट में खरीदी जा सकती है, पर ह्रास का प्रभाव कुछ अलग ही लेवल का रहता है। देखो ध्यान से समझो पहले बारीकी से। अगर हमने सन 2014 में 20,000 रुपए का यंत्र खरीदा, ठीक है, जिस पर हम क्या करते हैं 10% की दर से ह्रास लगाते हैं। अब इस मशीन को खरीदा मान लेते हैं 1 अप्रैल को। कब खरीदा? 1 अप्रैल को। और इस पर खाते जो बंद किए जाते हैं ऐसा लिखा रहेगा, है ना, खाते जो क्लोज किए जाते हैं वो 31 मार्च को किए जाते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा। जब हमें ये स्पष्ट पता हो हमने मशीन कब खरीदा और उसको क्लोज कब करना है, खाते कब बंद होते हैं, तो जिस दिन मशीन खरीदा उस दिन से लेकर के अंतिम वर्ष अंतिम तिथि तक गिनना होता है। जब भी मार्च में क्लोज हो इसका मतलब आप अप्रैल से गिनना शुरू करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने होंगे। जब पूरा 12 महीने का ह्रास लगे तो केवल आप जितना परसेंट दिया बस उतना निकालेंगे, क्योंकि 12 से 12 बट्टे में कट जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि आपने जब मशीन खरीदा सन 2014 में, तो इन पर जब आप ह्रास निकालेंगे 10%, तो 20,000 का 10% 2,000 होगा। कैसे निकला? 10% निकालने का मतलब है लास्ट की जो भी जीरो है उसको गायब कर दो, तो आपको ये 2,000 दिख रहा होगा, इसी 2,000 को यहाँ पर लिख दो। ठीक, दोनों में 20,000 में 2,000 जाएगा, ये 18,000 आएगा। कितना आएगा? 18,000। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? 18,000। लेकिन अब अलग क्या है ये आपको दूसरे साल पता चल जाएगा, सन 2015 में 1 अप्रैल को। इस साल अगर आप इसका ह्रास निकालते हैं 10%, तो ये स्थायी किस पद्धति में एक बार जो वार्षिक ह्रास निकला उसी को कंटिन्यू करना है, तो अब इसका आ जाएगा 16,000। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्रमागत ह्रास पद्धति या घटती किस पद्धति में
आप जो भी प्रारंभिक शेष लेकर के आते हैं नए साल में 2015 में इसका शेष है 18,000। इस समय इसका देख करके 10% निकालना है, ना कि मूल लागत पर जो आपने निकाला था उसको लिखेंगे। अभी इसकी वर्तमान स्थिति है 18,000 का, तो आप 18,000 का 10% निकालेंगे बच्चों, जो कि 1800 निकलेगा। 1800 को भी इसमें हम घटा देंगे, ठीक है। तो 18,000 में 1800 घटाएंगे तो 16,200 आएगा। कितना आएगा? 16,200। आप डिफरेंस सही से देख सकते हैं। तो यहां से आपको याद रखना है, जब आप स्थायी किस्त पद्धति स्पष्ट रूप से देखेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपने एनुअल 12 माह का, ठीक है, 12 मंथ का जो भी आपने ह्रास निकाला उसी ह्रास को आप हर साल लिखेंगे जब तक खाते बनाने को बोला जा रहा है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 ईयर, 4 ईयर, जितने ईयर तक बोले, अगर वो मशीन नहीं बिक रही है तो उसी के ह्रास को, जो एक बार निकला उसी ह्रास को हर साल लिखते हुए जाना है ना। तो हर साल एक ही ह्रास को लिखते हुए चलने, वो मेथड है स्थायी किस्त पद्धति। घटते में क्या होता है, हर साल इसके जो भी प्रारंभिक शेष आते हैं उस पर ह्रास निकालना रहता है। तो पहले 20,000 का 10% हमने 2,000 निकाला, फिर 18,000 का 10% हमने 1,800 निकाला। अब 16,200 का 10% निकालेंगे तो 1,620 निकलेगा। तो जैसे जैसे आप अगले साल में आगे बढ़ते जाते हैं, ह्रास की राशि कम होते जाती है, इसकी पहचान है। पहले ह्रास की राशि 2,000 थी, कम होकर वो 1,800 ही, अब कम होकर के वो 1,600 ही। तो एक निश्चित दर से 200 की कमी हम देखते हुए चल रहे हैं किस पद्धति में, घटती किस्त पद्धति में। लेकिन यहाँ पर फिर से अगर आप दूसरे साल का ह्रास काटेंगे तो वो 2,000 ही कटेगा और ये 14,000 रुपए का बैलेंस आपको दिखाएगा। तो ये तो पता चल गया कि घटती अलग है, स्थायी अलग है। अब देखो हमें धीरे धीरे क्या चीजों को सीखना है। मान लेते हैं हमने इनमें कोई यंत्र खरीदा, बीच में कोई भी यंत्र खरीदा, तो मान लेते हैं ठीक 2015 में हमने एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत है 25,000। तो अभी समझ लो यहाँ पर ह्रास बिल्कुल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ह्रास बिल्कुल नहीं है। आपने अगर ठीक 2015 में, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2015, ये जो शेष है वो 1 अप्रैल का है। लेकिन अगर आपने 1 अक्टूबर 2015 को ही, है ना, इसी साल अगर आपने अक्टूबर में एक मशीन खरीद लिया, है ना, जिसकी कीमत है मान लेते हैं 25,000 रुपए, 25,000 का आपने मशीन खरीद लिया, दोनों में लिख लेते हैं 25,000 का आपने मशीन खरीदा, ध्यान से समझना। तो मशीन जब हम खरीदते हैं तो आज से लेकर के आने वाले महीने तक, जब तक हम खाते को क्लोज नहीं करते, अंतिम वर्ष तक हम इसको काउंट करते हैं। हमने खरीदा अक्टूबर को, हम पूरे अक्टूबर भर उसको उपयोग करेंगे, फिर नवंबर में उपयोग करेंगे, फिर दिसंबर में, फिर जनवरी में, फिर फरवरी में, फिर मार्च में। हमने पूरे इसको 6 महीने प्रयोग किया, तो हम इस बार 6 महीने का ह्रास निकालेंगे। अब वो कैसे निकलेगा, डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, देखो आपको क्या करना है, मशीन की कीमत लिखनी है, कितनी है 25,000, ह्रास की दर लिखनी है वो है 10%। 6 माह का आप निकाल रहे हैं 6 मंथ का, तो आपको लिखना है 6/12। अब आप देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, फिर इस जीरो से ये जीरो आपने कैंसिल कर दिया, 6 कम 6, 6 दूनी 12 कर दिया, 6 1 6, 6 2 12। अब आप 2500 को 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 शून्य शून्य, ये आपका निकला 1250। तो आप देखेंगे इस समय इस मशीन का ह्रास कितना निकला 1250। लेकिन मैं पूछूं क्या इसका वार्षिक ह्रास यही होगा, तो नहीं, इसका वार्षिक ह्रास ये नहीं हो सकता। अगर आप 25,000 का एनुअल निकालें, एनुअल मतलब क्या होता है, पूरे 12 महीने का, 12 से 12 खुद कट जाते हैं, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2500 निकलेगा। तो ये हम समझ गए कि इस साल इसका 1250 लगाना है, पर अगले साल से स्थायी किस्त पद्धति में इसकी मूल लागत पर जो ह्रास निकलती है उसको लिखा जाता है। एक डिफरेंस और ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपने इनका अभी खरीदा और मार्च तक का इसका ह्रास निकाला, 6 महीने का 1250 निकला, तो आप नो डाउट इन दोनों में क्या घटाएंगे 1250। तो देखो अभी इनका आप ह्रास कितना लिख रहे हैं स्थायी में, तो देखो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ समझाने के लिए। आप यहाँ पर 2,000 रुपए पहले वाले मशीन का ह्रास लिखेंगे, मशीन 1 का आप कितना लिखेंगे 2,000, मशीन 2 का आप कितना लिखेंगे 1250। कुल मिला के आपको कितना घटाना है फिर 2,000 और ये 3,250 घटाना है। कितना घटाना है 3,250। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें कहानी पूरी बदल जाती है। आप इसमें इसका 10% 1,800 लिखेंगे और इसका 1250। ये कितना हो रहा है 1,800 को 200 देने पर 2,000 और 3,050 होगा। तो यहाँ पर जो ह्रास काटी जाएगी वो 3,050 काटी जाएगी। ठीक, तो देखो
कुल अमाउंट तो आपका यहाँ पर ये 18 को 2 देंगे तो 20 20 20 40 43,000 हो रहा है। 43 में अगर आप 3,000 घटा देंगे तो 40,000 बचेगा। 40,000 में से अगर आप 200 भी घटा देते हैं तो 39,800 आएगा, उसमें से 500 गया तो 750, तो 39,750 आएगा यहाँ पर बैलेंस आपका। लेकिन जो टोटल करेंगे वो टोटल कितना होना चाहिए, टोटल आपका होना चाहिए 43,000 रुपए। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर ध्यान देना, आप इन दोनों के टोटल में से इसको काटते हैं और आपका शेष निकालते हैं कि वो क्या बचा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी 2 इसको देंगे तो ये 20 20 40 और 3 43 होगा, यहाँ पर भी 43 होगा, इसको तो काटना होता है तो 43 में 3 गया, 50 और काटना है, तो 40,000 में अगर आप 50 काटेंगे तो 39,950 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ने पर 40,000 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन सन 2015 तक का। अब अगर हम 2016 में इंटर करते हैं 1 अप्रैल को, तो ध्यान रखना हमारे पास 2 प्रकार की मशीनें हैं। एक मशीन है 18,000 का, जो कि कितना हो जाएगा, अब चलो यहाँ मुख्य राशि लिखेंगे, मैं अब आपको यहाँ पर दर्शाता हूँ। मशीन 1 जो 18,000 का था, उसमें से फिर से 2,000 घटा बच्चों, तो 18 में 2 गया, यह हो चुका है 16,000 का। ठीक, मशीन 2 जो कि है 25,000 का, 25,000 में से 3,250 को, अच्छा 3,000 को नहीं काटना है, 1,250 को काटना है। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है। ठीक है, एकदम क्लियर है, चलो ध्यान देना। अभी हम 2500 में से 1,250 काटेंगे तो हम देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये रहा हमारा 25,000, ये 1,250 काट रहे हैं। 0 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 4 में गया 3 और 2 का 2, 23,750 आ रहा है। यहाँ पर आप 23,750 लिखेंगे। जिन बच्चों को घटाना नहीं पता तो आप कैलकुलेटर में घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ यहाँ पर कुल राशि कितनी बची, तो इनको जोड़ेंगे ना तो कुल राशि इतना ही आएगा जितना लिखा गया है 39,750। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सीधा इन दोनों का जो इक्वल अमाउंट आना है 39,750। ठीक, अब ध्यान देना इधर क्या होगा, देखो जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या होता है दोनों मेथड में, ताकि बाद में जब आप बनाए तो कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पर इसका 10% कितना लिखा जाएगा, अच्छा 18,000 में इसको काटेंगे और बताएंगे कि कितना कितना बचा। तो देखो 18,000 में 1,000 गया 17,000, 17,000 में 800 गया तो 16,200, तो मशीन 1 जो बचा है वो 16,200 का बचा है। मशीन 2 कितना बचा, मशीन 2 है 25,000 का, जिसमें से 1,250 घटने के बाद ये भी आया था 23,750, तो यहाँ भी रहेगा 23,750, ये हमने लिख लिया। ठीक है, हमने ये लिख लिया, तो आगे हमें ध्यान देना है कि इनका टोटल अमाउंट है 39,950, कितना है 39,950 है। अब ध्यान देना ह्रास क्या निकलेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जब आप ह्रास निकालेंगे ना, मशीन 1 का 2,000 ही रहेगा जो उसका मूल्य ह्रास है, मूल लागत पर है, पर 25,000 का जो मशीन आया था ठीक इसके 1 साल पहले, उसका इस साल उसके वार्षिक ह्रास को लिखना है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था 2,500 ही आएगा, जिसको यहाँ मैंने ऐसे डब्बे में घेरा था। तो आप देख सकते हैं 25,000 का 10% कितना होगा, 2,500 होगा, तो यहाँ पर 2,500 लिखा जाएगा। लेकिन यही चीजें यहाँ पर बदल जाती है, जब आप वही ह्रास यहाँ पर लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए मशीन 1 का 16,200 भी कीमत है, उसका 10% हो जाएगा 1,620, लेकिन मशीन 2 इसका 10% अभी आपको देखना है 2375 हो रहा है, कितना हो रहा है 2375, तो इस पर जो ह्रास लिखा जाएगा वो 2375 लिखा जाएगा, इस पर ह्रास जो लिख रहे हो 2,500 लिख रहे हैं। देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ पर भी 16 है, वहां पर भी 16 है, लेकिन वहां 1,600 लिखा गया है, वहां 2,000 लिखा गया है। क्योंकि स्थायी किस पद्धति में क्या करते हैं, इसकी जो मूल लागत होती है, जो फिक्स अमाउंट होता है जिससे खरीदा गया है, उसी पर 10% निकाल के हर साल लिखना होता है। जिस समय कोई मशीन बीच में आती है वर्ष के मध्य में, उस समय उसका जितने महीने उपयोग करेंगे बस उसका ह्रास निकालेंगे, तो 25,000 का केवल 6 महीने का ह्रास कितना निकला 1,250, लेकिन अब उसको पूरा साल भर प्रयोग करेंगे। 1 अप्रैल से ह्रास काटना जो शुरू करेंगे पूरा दिसंबर तक का काटेंगे,
इसलिए इसका डायरेक्ट 25,000 के मूल लागत पर 2500 लिखेंगे। लेकिन घटते किस पद्धति में, जो भी इसका आपको प्रारंभिक शेष देख रहे हैं उस पर आप निकालते हैं, जो कि आपको निकला 2375। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो कितना हो रहा है, 5 का 5, 7 2 9, और ये 9 और ये 3, 3995 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3995। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3995 और घटाएंगे। यहाँ पर भी इनके ह्रास को काटेंगे जो कि है 4500, तो यहाँ पर आप घटाएंगे 4500। यहाँ पर जो बचा वो बचा 35,250। यहाँ जो बचेगा 5, 14 में 9 जाएगा 5, 18 में 9 जाएगा 9, और 8 में 3 जाएगा 5, 3 का 3। ठीक, क्लियर है? स्पष्ट रूप से पता चला कैसे क्या क्या बनता है। इस तरह से हम अपने सारे क्वेश्चनों को बनाते हैं, और क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा मेथड बस यही है कि जब आप स्थायी किस्त बनाते हैं तो पूरा आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर शुरुआत में जो मशीन बीच में आ रही है उस पर तो उसमें एक ह्रास लगेगा, लेकिन ठीक उसके अगले साल उसका मूल लागत पे जो ह्रास निकलेगा 10% वो निकाला जाएगा। इसी के साथ साथ जब बेचते हैं ना, तो बेचा गया चीजें क्या होती हैं उसको मैंने अभी एक लास्ट वीडियो में जिससे पहले अपलोड हुआ था उसमें आपको डिटेल से समझाया है, आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। अब प्रॉपर मैं आपको क्रमागत ह्रास को बताता हूँ। अब जो वीडियो का मेन हिस्सा था क्रमागत ह्रास, अब उसको समझना। लेकिन हाँ, यहाँ से समझ ये होगी कि क्या है क्रमागत ह्रास, है ना। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या है ये आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन ने ऐसा कहा हो कि सन 2018 में अप्रैल 1 को 80,000 रुपए का यंत्र क्रय किया, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है, 80,000 रुपए का एक मशीन परचेस किया, ये आपके में लिखा होगा, ठीक। आगे 2019 को, ठीक है, 2019 को 60,000 रुपए का यंत्र क्रय किया, लेकिन कौन से तारीख में किया, सन तो पता है, तारीख है मान लेते हैं 30 सितंबर। कितनी तारीख है? 30 सितंबर की तारीख है, ठीक। और 2020 में 1 अप्रैल की मशीन को, या फिर 2020 में 1 अप्रैल की यंत्र को 70,000 रुपए में बेच दिया, तो 3 वर्षों का या 4 वर्षों का यंत्र खाता तैयार कीजिए, इतना ही बोला जाता है। ये सबसे बेसिक है। अगर ये आपसे बन गया ना तो फिर धीरे धीरे आप सारे टॉपिक को सीख लेंगे, सारे क्वेश्चन बना लेंगे। इसलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सा और सरल सा चीज को समझो, ठीक है। चलो ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों आप इन पर ह्रास निकालने का कार्यविधि कर सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यंत्र खाता तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। यंत्र खाता, जहाँ पर एक कॉलम रहता है दिनांक का, एक कॉलम रहता है विवरण का, एक कॉलम रहता है राशि का, फिर एक कॉलम छोटा सा दिनांक का, फिर एक कॉलम विवरण का, और फिर एक कॉलम राशि का, ठीक। इसमें ध्यान देना, ये रहा डेट, ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट, पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ठीक है। हिंदी में बनाने वाले बच्चे आप लिख सकते हैं विवरण दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि, है ना। और इसी को इंग्लिश मीडियम के बच्चे कहेंगे मशीन अकाउंट। क्या बोलेंगे? मशीन अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट मशीन आपने जो बाय किया वो 1 अप्रैल को किया, कितने में किया? 80,000 रुपए में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2018 1 अप्रैल। आप इसको रोकड़ खाते से, ये बैंक खाते से भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ रोकड़ खाते से, ठीक है, टू कैश, ये आप लिखेंगे।
कितने का खरीदा? 80,000 का। तो ये हमने लिख दिया 80,000 रुपए। अब इसका देख के 10% ह्रास निकालेंगे। कितना परसेंट? 10%, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन है उसमें 10% ही दिया जाता है। ठीक है, स्पेशल कंडीशन के क्वेश्चन आएंगे तो किसी में 15 किसी में 20 लिखा रहेगा, पर अधिकतर की बात की जाती है मैक्सिमम 10%। कितना परसेंट? 10। 80,000 का 10% चलो निकालते हैं, तो ह्रास ठीक 1 साल बाद लगता है ना, 1 साल बाद। तो यहाँ पर सन बदल के 2019 लिख के 31 मार्च लिख सकते हो, या फिर उसी साल के 31 में लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से, ह्रास खाते को बाय डिप्रिसिएशन, क्या बोलना है इसको? बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ह्रास खाते को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट आपको लिखना है। 80,000 का 10% कितना होगा? 18,000। सॉरी 80,000 का 10% 8,000। ठीक है, 10% मतलब लास्ट के एक जीरो को गायब कर दो, जितना जीरो दिख रहा है उसको यहाँ ला करके पुट कर दो। तो 80,000 का 10% 800, 8,000, 8,000 का 10% 800, 800 का 10% 80, और 80 का 10% 8। एक एक जीरो को काटते जाओ, 10% निकालते जाओ। ठीक, अब क्या करते हैं, रोकड़ खाते से हम मशीन को जब खरीदे तो लाया गया लिख दिए, यहाँ से ह्रास खाते को उसका ह्रास लिख दिए, तो अब दोनों को घटाना है और शेष ले गया लिखना है। क्या लिखना है? शेष ले गया। इसको बोलते हैं बाय बैलेंस शीट। ठीक, 80 में 8 गया, 72,000 आएगा, तो यहाँ पर आप 72,000 रुपये लिख लेंगे। और जब आप बैलेंस करेंगे तो ये दोनों इतने ही होना चाहिए, तो 8 और 72 80,000 हो जाएगा। ठीक इसी लाइन पे हम ऐसे डबल लाइन खींच के यहाँ पर भी 80,000 को लिख देंगे। अब फिर से अगले साल शेष लाया गया लिखेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर हम 2019 में 1 अप्रैल को शेष लाया गया, कितना? 72,000 रुपए से लिख देंगे। ठीक है, नो डाउट। ठीक, इसी साल एक और यंत्र आया है ना, ठीक देखो, ह्रास खाते को बाय डिप्रिसिएशन बच्चे लिख लेना। ठीक है, अब आपको देखना है क्रमागत ह्रास पद्धति है, इस समय इसका 10% कितना लगेगा? इसका 10% लगेगा 7200, एक जीरो का हटा देंगे तो 72,000 का 7200 हो जाएगा। लेकिन इसी साल एक नया मशीन आया 2019 का 30 सितंबर में 60,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 30 सितंबर, फिर से आपको रोकड़ खाते से लिखना है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। इसको लिखेंगे रोकड़ खाते से टू कैश अकाउंट। कितना लिखना है? 60,000 रुपए। अब इसका ह्रास कैसे निकलेगा? देखो, हमने 60,000 की मशीन खरीदी, 10% की दर से ह्रास लगाना है, लेकिन खरीदा कब है? सितंबर में। सितंबर में खरीदा तो इसका प्रयोग 1 अक्टूबर से शुरू होगा, सितंबर के बाद 10 अक्टूबर आता है, तारीख 30 है। अगर ये 1 सितंबर होता तो इस महीने को जोड़ते, लेकिन ये महीना आज से खत्म है, मतलब कल से इसका काउंटडाउन शुरू होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने भरे हैं। 6 महीने का ह्रास लगेगा, इसलिए 6/12 कर दो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 से इसको काटोगे तो जो 6,000 दिख रहा है वो 6,000 का आधा हो जाएगा 3,000। तो यहाँ पर आप ह्रास लिखेंगे मशीन 2 का 3,000, कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो 7 3 10,200 लिखा जाएगा। अब आपको इनका टोटल करना है। इनका टोटल कितना हो रहा है? इनका जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 1,32,000। कितना हो रहा है बच्चों? 1,32,000। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1,32,000। ठीक, अब यहाँ पर आपको शेष लेगा लिखना है। क्या लिखना है? शेष लेगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, कितना रुपए लिखेंगे? देखो, 1,32,000 में 10,000 घटा दो, 1,22,000 हो जाएगा। 1,22,000 में 200 घटा दो, 1,21,800 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1,21,800 लिख सकते हैं, और जोड़ के देखें इतना आता है कि नहीं। 200 इसको देंगे तो 22 हो जाएगा, 22 और 10 32 हो जाता है, मतलब हमारा ये सही है।
ये हुआ घटते किस का नमूना। अब तीसरे साल क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तीसरे साल 2020 में जब हम इंटर करेंगे तो इस साल अप्रैल में खरीदी गई मशीन को 70,000 रुपए में बेच दिया गया, पर कब बेचा गया वो अभी मैंने मेंशन नहीं किया है। मान लेते हैं इसको हमने बेचा 1 अक्टूबर को। कब बेचा बच्चों, 1 अक्टूबर को बेचा। तो जब हम बेचते हैं ना, उससे पहले हमने उसको कितना प्रयोग किया, उसी साल उसको हमने और कितना प्रयोग किया, उतने महीने का ह्रास निकालते हैं। आपने बेचा अक्टूबर में, तो आप अप्रैल महीने में यूज किए हैं, मई में यूज किए हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बिक गया। 6 महीने आपने प्रयोग किया। तो इस तरह से जब मशीन बिकती है तो उसको पहले कितना उपयोग किया उसको पीछे गिनो, मतलब शुरू से यहाँ तक का गिन लो, जहां पर वो बेचा जा रहा है उस महीने को छोड़ के उसके पहले महीने तक आपने कब तक उपयोग किया। तो इसमें पीछे से महीना गिनते हैं। जब आप अभी मशीन खरीदते हैं मान लो अक्टूबर में, तो अभी से लेकर के मार्च तक का आपको गिनना होता है। ये थोड़ी सी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, लेकिन जब एकदम स्पेशल सुन लो, समझ लो और क्वेश्चन बनाते रहो और उसको डिफ्रेंशिएट करके रखो, तब ये अलग रहेगा। अगर आपने मिक्स कर दिया ना तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, ये बहुत टफ लगेगा। तो ये थी वो उलझन जिसके बारे में मैंने सबसे शुरू में बात की थी कि मूल्यह्रास बहुत सरल है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप अगर क्लियर नहीं कर पाए तो इसमें आप बहुत ज़्यादा उलझते हुए चले जाते हैं। मैंने क्या बोला, मशीन बिक गया अक्टूबर को, तो भाई मैंने उसको अप्रैल में चलाया, मई में चलाया, जून में चलाया, जुलाई में चलाया, अगस्त में चलाया, सितंबर में चलाया और अक्टूबर में बेच दिया। 6 महीने तो चलाया हूँ, तो मैं 6 महीने का ह्रास निकालूंगा। तो देखो जब मशीन बिकती है उसकी कीमत क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। तो 2020 में जब आप शेष लाया गया लिखेंगे, ठीक है, तो मशीन 1 मशीन 2 की कीमत पता होनी चाहिए। 72,000 में से 7200 काटना पड़ेगा। तो काटने का काम चलो मैं आपके लिए यहाँ पर कर देता हूँ। ये 10 में 2 जाएगा 8, 11 में 7 जाएगा 4 और 6 का 6। 72,000 में से 7,000 कटेगा तो वही 65 में 200 गया 64,800। तो जो मशीन बिकने वाले है उसकी कीमत है 64,800। दूसरा है 60,000 का जिसमें 3,000 घटेगा, 60 में 3 जाएगा वो हो जाएगा 57,000 का। अब जो मशीन बिकती है ना उसका ह्रास निकालना होता है घटती किस पद्धति में, उसके प्रारंभिक शेष पर। तो अभी उसकी कीमत कितनी है, 64,800 है। उसका हमने 6 महीने प्रयोग किया है, तो हम 6 माह का ह्रास निकालेंगे और ह्रास की दर है 10/100, ये हम बिल्कुल लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, 1 0 से 1 0 काटेंगे, फिर 1 0 से 1 0 काटेंगे, 6 कम 6 काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, इस 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 0 का 0। 3240 रुपए हमें लिखना है, कितना, 3240 रुपए। तो इस ह्रास को उसी में काट देते हैं। तो उस मशीन की कीमत कितनी है, उस मशीन की कीमत है 64,800। उसमें से उसका जो डिप्रिसिएशन निकलता है पहले उसको घटाते हैं। तो 3240 का उसका डिप्रिसिएशन है। तो 0, 10 में 4 जाएगा 6, 7 में 2 जाएगा 5 और 4 में 3 गया 1 और 6 का 6। जब हमने मशीन की कीमत में उसका डिप्रिसिएशन घटा लिया तो अब हम घटाएंगे उसका विक्रय मूल्य को, मतलब उसका सेलिंग प्राइस को, कितने में वो सेल हुआ। तो सेल कितने में हुआ है बच्चों देख लो, उसको भी घटाते हैं। तो मशीन सेल हुआ है 70,000 में, तो आप 70,000 घटाएंगे, लेकिन आप देखेंगे छोटे से बड़ा नहीं घटता, तो आप 70 में से उसको घटा सकते हैं, मतलब पहले 70 को लिख सकते हैं, फिर इसे 61,560 को लिख सकते हैं। 0 का 0, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 5 जाएगा 4, 9 में 1 जाएगा 8, 6 में 6 गया खत्म। 8,440 रुपए का लाभ हुआ। लाभ को आप इधर लिखते हैं, लाभ हानि खाता को या लाभ हानि विवरण को करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितने रुपए का लाभ को लिखना है, 8,440। अगर यही विक्रय हमें हानि देता तो हानि को इधर लिखते, ठीक है, प्रॉफिट इधर हानि उधर। अब यहां जब आप ह्रास खाते को लिखेंगे तो याद रहे उस मशीन का ह्रास अलग से लिखना है जो कि निकला 3240। कौन, मशीन 1 का 3240। अब जितने में बेचा उसे पैसा मिला तो उसको आप लिखेंगे रोकड़ खाते को। तो कितने में बिका भाई वो, 70,000 में, तो रोकड़ खाते को 70,000 रुपए। उसके लाभ हानि को इधर लिख लिए। अब जब कोई मशीन बिका तो आपने उसका ह्रास लिख लिया, आपने उसका रोकड़ मूल्य भी लिख लिया, आपने उसका हानि भी लिख ली। तो उसके बाद जो मशीनें बची होती हैं उनका ह्रास लिखते हैं
और अगर इस साल और कोई मशीन खरीदा है तो उसको भी लिखेंगे। तो इस साल मशीन तो नहीं खरीदा है, लेकिन हाँ पहला मशीन बिका तो दूसरा मशीन बचा हुआ है, तो आप उसका अगले साल एक ह्रास लगाएंगे। ये तो 2020 में बिक गया 1 अक्टूबर को, ठीक है, लेकिन ठीक 2021 में 31 मार्च को आप अगले मशीन का ह्रास लिखेंगे। तो ये ह्रास खाता को करके फिर से लिखना है, बताना है कि ये मशीन 2 का ह्रास है, जो कि 10% कितना होगा, 5700 होगा। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ के इनके साथ घटा देना है ना। इनका टोटल है यहाँ 1,21,800 है ना। ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो 1,21,800 में लाभ हुआ है 8,440 का, जोड़ेंगे 1,30,240 हो गया, जिसमें से इनको घटाएंगे तो ये दोनों 70, 5, 75 और ये 78, 78,940 कितना हो रहा है, ये 78,940। तो 1,30,240 में 78,940 0 0 12 में 9 जाएगा 3, 9 में 8 जाएगा 1 और 12 में 7 जाएगा 5, 51,300 कितना आएगा, 51,300। ये कमी किस तरफ है, इधर तो ज्यादा है उधर ही कमी है, तो इसको बोलेंगे शेष लेना। 51,300 बैलेंस करेंगे तो 1,30,240 दोनों तरफ लिखेंगे, ठीक। ये हुआ आपका क्रमागत ह्रास में एक सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें आपने 2 साल तक कुछ खरीदा, तीसरे साल उनमें से एक मशीन को बेचा। जिस मशीन को बेचते हैं उसका अलग से उसका पर्सनल ह्रास निकालना रहता है, उसी में घटाना होता है, घटने के बाद फिर उसका विक्रय मूल्य को घटाते हैं, और जो बचता है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है, लाभ हानि। लाभ हुआ तो विकलन साइड लिखना, हानि हुआ तो समाकलन साइड लिखना, ठीक है। इतनी सी बात है, अगर आप याद रख लें तो आपका क्रमागत ह्रास पद्धति काफी सरल हो जाता है। अब देखो कौन कौन से एग्जांपल्स के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, मैं वो बताता हूँ। आपको एक बार ट्राई जरूर करना है। देखिए आप कोशिश करेंगे ना तो क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बनेंगे, लेकिन बस कोशिश करना है। तो देखो आप उदाहरण नंबर 9 ट्राई कर सकते हैं, ठीक। कई बच्चों के पास बिल्कुल नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये देखो जूम कैमरा फोकस कर, इसको फोकस, हाँ ठीक। देखो ये जो उदाहरण 9 है इनको बना करके देखना, ठीक, बन जाएगा बच्चों, कोशिश करना एक बार। ये उदाहरण 10 इनको भी ट्राई करना, ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करके देखो, ना बने तो मैं हूँ, ठीक है। वैसे मैंने कुछ उदाहरण को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया है, आप एक बार देखेंगे ना तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ कौन से क्रियात्मक क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो भी बताता हूँ। आप एक बार ट्राई करो और बन जाता है तो यस सर बन गया ऐसा कमेंट कर देना इस वीडियो पे, और अगर नहीं बनना है तो इसका जल्द से जल्द मैं वीडियो ला दूंगा, आपको बस सर पार्ट 2 करके कमेंट कर देना है, ठीक है। तो कुछ तो आप कर सकते हैं, तो या तो कमेंट कीजिए या तो क्वेश्चन बनाइए। और ये रहा आपका क्रियात्मक क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख लो, इनकी कोशिश करो, इनकी प्रैक्टिस करो, इनको बना करके देखो, ठीक। मैं और आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। मेरे पास अभी पुराना बुक है, पर बुक में कुछ चैप्टर ऐड हुए हैं, पर जो चैप्टर पहले से हैं उनके क्वेश्चन तो बिल्कुल समान है। ये आपने देख लिया, ठीक। इनमें से जो भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर आपने सीख लिया तो मेरे इसको समझाने से। तो एक बार कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम्पल का या क्रियात्मक का आप बना करके देखो, कमेंट करके बताना कि ये समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए मैं लाते रहूँगा जिसमें आप बहुत अच्छे से सीखें। ऐसा नहीं कि आया 2 घंटा, आधा घंटे 20 मिनट आपने वेस्ट किया। आप आओ, ध्यान से देखो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार में समझ में नहीं आएगी, आप 1 से 2 बार देखो, लेकिन समझ में आ जाए ना तो क्वेश्चन बना करके देखो, तब आप अपने आप को कह सकते हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया। जैसे मैं कुछ भी समझता हूँ तो मैं उसके क्वेश्चन तुरंत बना करके देखता हूँ, क्वेश्चन बन गया तो मुझे लगता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ। केवल देखने से मैं अपने आप को संतुष्टि नहीं देता कि मैं समझ गया, मैं क्वेश्चन बना करके देखता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, आप बना करके देख सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि आपने जैसा समझाया वैसे ही क्वेश्चन दीजिए, तो चलो मैंने जो समझाया बिल्कुल वही क्वेश्चन देता हूँ। आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन रहेगा, ह्रास की दर 10% रहेगी, सेम तिथि रहेगी। अब आपको क्या कर लेना है, मैंने जो 80,000 लिखा था इसको आप 1 लाख करके बनाएंगे, ठीक है। यहाँ जो मैंने 60,000 लिखा था इसको आप 40,000 करके बनाएंगे,
70,000 में जो बिका था उसको आप 30,000 में बेचेंगे। अब आपको बना करके देखना है इसका आंसर क्या आता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आप बिल्कुल बनाओ, बना करके देखो और इसका आंसर कम से कम कमेंट करना या इंस्टाग्राम में भेजना फोटो, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। ध्यान देना कल मैं जर्नल एंट्री के भी वीडियो डालने वाला हूँ, टफ से टफ जर्नल एंट्री जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती है या जो आपको एग्जाम में फंसा के रख देगी, ऐसे जर्नल एंट्री में बताने वाला हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो वीडियो को शेयर कर देना ताकि बहुत सारे बच्चे देख पाए और अकाउंट सीख पाए। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके ना पीडीएफ बना दिया है, अगर आपको खरीदना है तो कमेंट में यस सर मुझे पीडीएफ चाहिए कह देना। बाय बाय।